हाय गाइस, पेप कोडिंग के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाइव बेस थ्योरम के बारे में। ठीक है, नाइव बेस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। नाइव, नाइव यानी कि इनोसेंट, ठीक है, मासूम। तो हम इसे नाइव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही छोटा सा अजम्पशन लेते हैं, बहुत ही मासूम सा अजम्पशन लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कि जितने भी हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है? इंडिपेंडेंट। लेकिन हमने पीछे देखा है कि वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, जहां पे कोरिलेशन -1 से +1 के बीच आता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जनरली इतना ज्यादा हाई नहीं होता है कोरिलेशन दो फीचर्स के बीच में। तो इसलिए ये अजम्पशन बहुत ही छोटी सी है, बट इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारे डेटा में, हमारे आउटपुट में। और ये बेस्ट रिजल्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देती है अगर आप इसको टेक्सचुअल डेटा प्रोवाइड करा रहे हो या फिर कैटेगोरिकल डेटा प्रोवाइड करा रहे हो। इसीलिए ये वाली जो एल्गोरिदम है, ये क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। किसके लिए? क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए। जैसा कि हमें पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस में अगर आपको क्लासिफाई करना है डेटा को, ठीक है, तो उसके लिए ये नाइव बेस थ्योरम वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। दूसरा हम बात कर लेते हैं बेस थ्योरम के बारे में। बेस थ्योरम हम सबने वर्ड सुना हुआ है, हमने पढ़ा भी हुआ है बेस थ्योरम 12th में। तो जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं इसको। बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताता हूं। P of A given that B has occurred is equal to probability of B given that A has occurred into probability of A divided by probability of B। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आगे यूज होगा, इसको डिटेल में आप एल्गोरिदम पढ़ते वक्त इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको याद रखिएगा। हम सब ने पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी बता देते हैं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ये अकर हो चुकी है, ठीक है, और ये उसका उल्टा है। ठीक है, आपने बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स पढ़ी होंगी जो मशीनरी के ऊपर है कि हमने PQR 3 आउटपुट निकल रहे हैं और हर आउटपुट 50%, 20%, 30% प्रोड्यूस करता है। इसमें से सर्टन X%, Y%, Z% डिफेक्टिव है। तो हमने अगर एक रैंडम सिलेक्शन करा और वो डिफेक्टिव आ गया, मान लो Z डिफेक्टिव आ गया, तो फिर Z1 सॉरी, तो फिर वो R में से है। ये प्रोबेबिलिटी कैसे बताई जाएगी, उसके लिए बेस थ्योरम ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है जिसमें दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व है। तो आप P X Y Z की प्रोबेबिलिटी निकालोगे जो कि 50, 20 और 30 है। तो ये तो काफी आसान है, 0.5, 0.2, 0.3। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे X Y और Z में। क्यों? क्योंकि 50% जो टोटल आउटपुट है उसमें से 50% X P प्रोड्यूस कर रहा है और उस 50% का भी X डिफेक्टिव है। ठीक है, तो सिमिलरली आप ऐसे करोगे। तो इसमें ज्यादा डीप में बात नहीं करते हैं, सब हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, तो पहली टाइप ऑफ एल्गोरिदम जो है वो है गॉसियन। ठीक है, गॉसियन नाइव बेस। दूसरी वाली कौन सी है हमारी? मल्टीनोमियल नाइव बेस, मल्टीनोमियल नाइव बेस। और तीसरी हो गई बर्नौली नाइव बेस। ठीक है, इनमें भी यही है। ठीक है, गॉसियन नाइव बेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डेटा है हमारा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपने नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करा होगा, पढ़ा होगा, जो बेल कर्व को फॉलो करता है, जो बेल कर्व बनाता है। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए, मीन और वेरिएंस। क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, आपने पढ़ा भी होगा कि सिग्मा माइनस सिग्मा 65% ऑफ द डेटा यहां पे होता है। 65% डेटा जो है वो इस रीजन में होता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड हो जाता है। ठीक है, और मीन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमें बताता है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या फिर एक्स या वाई में जा रहा है। ठीक है, तो हमें लेकिन ये याद रखना है कि डेटा कंटिन्यूअस हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो तो गॉसियन नाइव बेस को फॉलो करेंगे। दूसरा आता है आपका मल्टीनोमियल नाइव बेस। मल्टीनोमियल नाइव बेस जनरली यूज होता है जब आपको ज्यादा आउटपुट प्रेडिक्ट करना है या ज्यादा चीजें आपके पास, जैसे कि ईमेल स्पैम की बात कर लेते हैं। जो हमारा ईमेल का स्पैम सिस्टम है वो कीवर्ड्स को फॉलो करता है। मान लो कि मनी एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, सेल हो गया, ऐसे ही 3, 4, 5 को फॉलो करता है। मान लो ये 5 टाइम्स अकर हो रहा है, ये 6 टाइम्स अकर हो रहा है ट्रेनिंग डेटा में, ऐसे ही ये भी कुछ टाइम अकर हो रहा होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ऐसे केसेस में जहां पे मल्टीपल डेटा है और मल्टीपल आउटपुट है, क्योंकि मनी, ठीक है,
बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा आउटपुट आ सकता है, ठीक है, तो उस केस में आप मल्टीनोमियल को यूज करोगे। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं बर्नौली नाइव बेस के बारे में। बर्नौली नाइव बेस जनरली ऐसी कंडीशन में जहां पे ट्रू, फॉल्स, यस, नो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसके लिए बर्नौली बेस्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बुलियन कंडीशंस के लिए। तो ये तीन टाइप्स है हमारे पास नाइव बेस थ्योरम के, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे प्रोजेक्ट के साथ। अब जरा बात कर ली जाए कि हमारे एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये है कि जो आपका स्पैम फिल्टर है वो नाइव बेस थ्योरम को फॉलो करके बनाया जाता है। ठीक है, और भी थ्योरम्स को फॉलो कर सकते हैं बट ये मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको रियल टाइम प्रिडिक्शन करनी है ना तो उसके लिए भी ये बहुत सही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो ये ना, आपने पहले तो एक नाइव अजम्पशन ले ली, ठीक है, उसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो बहुत ही क्विक रिजल्ट्स दे देता है और ये बहुत ही तेजी से लर्न करता है। ठीक है, ईगर लर्निंग बोलते हैं इसको। तो इसीलिए ये दो चीजें हैं। दूसरा, स्पैम फिल्टर की अगर बात करें तो फिर या तो स्पैम और नॉट स्पैम आ सकता है आपका आउटपुट। ठीक है, उसके अलावा आप ये देखो, दूसरा जो आपके स्पैम ईमेल्स होते हैं ना, उसमें होते हैं कीवर्ड्स जो डिटेक्ट करने होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कैटेगोरिकल डेटा के लिए बेस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है नाइव बेस थ्योरम। अगर आपको टेक्सचुअल डेटा पे, ठीक है, प्रिडिक्शंस करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है टेक्निकली, तो ये दो चीजें हैं। उसके अलावा जो हमने नॉर्मली देखा होगा, जो आपके रिकमेंडेशन होते हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं आपकी सोशल नेटवर्क्स पे, वो भी इधर से यूज की जाती है। ऑब्वियस रीजंस कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है ना। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने समझा कि नाइव बेस थ्योरम क्या है। नाइव बेस थ्योरम फॉलो करता है बेस थ्योरम को। ठीक है, नाइव सा अजम्पशन हम लोगों ने ले रखा है, छोटी मोटी चीजों समझी कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचुअल डेटा के लिए बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम है। अब इसको हम आगे स्क्रैच से हम लोग कोड करेंगे, स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे कैसे करा जाता है। तो चलिए आगे मिलते हैं जब हम स्क्रैच से सीखेंगे। थैंक यू।